अब हम अमेरिका के अंदर जो सदारती इंतखाब है उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं और इस वक्त अमेरिका से ही डॉक्टर अवैस सलीम साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। मगर आमिर साहब, मुझे ये बताइए कि अमेरिका का सदारती इंतखाब तो वहां पर हो रहा है, वहां पर बड़ी बहस छिड़ी हुई, मगर पाकिस्तान के अंदर भी बहस छिड़ी हुई है कि कल क्या रिजल्ट आ सकते हैं। जी, ये तो भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे, मगर जो अब तक की हम खबरें देख रहे हैं तो नेक एंड नेक चल रहा है। मुख्तलिफ सर्वेज में कोई 1-2% इधर कैमला हैरिस को जिता देते हैं, कोई ट्रंप को जिता देते हैं। सो ये कांटेदार मुकाबला तो है ही। घूम फिर के वही वाली बात की जा रही है कि 7 स्विंग स्टेट्स हैं और उनमें से 4 में अगर कोई जीत जाता है तो उसका इम्कान ज़्यादा होता है जीतने का। मगर पाकिस्तान में अमरीकी इलेक्शनों के हवाले से बहुत ज़्यादा हमेशा ही होते हैं, इस दफ़ा ज़्यादा मफरूज़े गर्दिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक तो समझा जा रहा है कि उसमें बड़े जय्यद लोग, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे भी हैं, अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो वो इमरान खान को जो है ना रिहाई मिल जाएगी। बिल्कुल, मैं भी पढ़ रही थी। ऑफ कोर्स जो है अमेरिका की वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती है, मगर ये भी सही है कि अफराद से फ़र्क पड़ता है। कितना पड़ेगा ये एक देखना होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत है कि वहाँ पे मुसलमान वोट और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों का वोट भी किस तरफ ज़्यादा जाता है, ये भी एक मफरूज़ा है कि गाज़ा और फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसकी वजह से बाइडन से नाराज़ हैं। तो मगर ये है कि ट्रंप की भी कोई पॉलिसी पैलेस्टाइन के हवाले से 19-20 का ही दोनों का फ़र्क है। तो ये वहाँ पे अवैस सलीम साहब जो हैं, ये हमारे यहाँ कुलीग बड़ा अरसा रहे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी इलेक्शनों पे तो हम आपका बहुत तजिया लेते रहे। अब अमेरिका के 1, 2, 3 जो मैंने है, पहले तो सबसे बताएं कि किसके जीतने की अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, क्या हमें एक्सप्लेन करें आम आदमी को, यहाँ जरा वहाँ का सिस्टम भी बताएं कि कौन जीत कौन रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, आप तो खुद यहाँ रह चुके हैं और आप इस सिस्टम को देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं। अमेरिकी जो इलेक्शन होता है, ये पूरी दुनिया में ऐसे लगता है कि एक यूनिक इलेक्शन सिस्टम है जिसमें बज़ाहिर तो सिर्फ सदर का इंतखाब हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ सेनेट, कांग्रेस और मकामी सतह पर भी बहुत सारे इंतखाबात हो रहे होते हैं। फिर हर रियासत के अंदर बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो बैलेट पर होते हैं और लोग अपना हक राय दही उसमें इस्तेमाल करते हैं कि क्या वो चाहते हैं कि वो पॉलिसियाँ ली जाएं, मुंतखब होने वाले उन पर अमल करें या ना करें। अब अगर हम सिर्फ अपनी बहस को महदूद करें 2 सदारती उम्मीदवारों तक, तो जब तक कमला हैरिस इस रेस में नहीं आई थी और 3 महीने से भी कम का वक्त रह गया था, जब एक फ्रेंजी का माहौल था जिसमें उनको नॉमिनेट किया गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने तौर पर जो स्विंग स्टेट्स में पोल्स करवाए थे, सर्वेस करवाए थे, उसमें नताइज उनके सामने जो आए, ये वाज़ेह था कि डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना वोटर भी जो बाइडन के ऊपर कोई उस तरह से एतमाद करने को तैयार नहीं है। उसकी एक वजह तो ज़ाहिर इकोनॉमी है, दूसरी सबसे बड़ी वजह उनकी सेहत थी। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट तो हमें कमला हैरिस को देना चाहिए कि उन्होंने एक मुकाबले की फजा बना दी है और इस हद तक बना दी है कि अब जो सर्वेज हमारे सामने आ रहे हैं उसमें बहुत कम मार्जिन रह गया है दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान, एंड इट इज टू क्लोज टू कॉल। पोल्स में कहीं कहीं कमला हैरिस को 1 या 2 पॉइंट्स की बढ़तरी नजर आ रही है, लेकिन आप ये याद रखिए कि 2016 में इन पोल्स का जो हशर हुआ था कि तमाम पोल्स में हिलरी क्लिंटन बड़ी आसानी से जीत रही थी, लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अगरचे पॉपुलर वोट जो है वो हिलरी क्लिंटन को ज्यादा मिला, और ये एक और यूनिकनेस है अमेरिकी इलेक्शन के हवाले से कि 4 दफा ऐसा हो चुका है कि किसी उम्मीदवार को पॉपुलर वोट, यानी जो लोगों ने बराह रास्त वोट दिए हैं, वो ज्यादा मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उस रियासत का इलेक्टोरल कॉलेज है जो फैसला करता है कि इस रियासत के इलेक्टोरल कॉलेज के वोट किस उम्मीदवार की तरफ जाएंगे, वो दूसरे उम्मीदवार को चले गए और वो जीत गए। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही हुआ। अब इस वक्त अगर हम देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जो फैसला है इवेंचुअली वो स्विंग स्टेट्स पर ही होना है,
जिसमें विस्कॉन्सिन है। ये पाकिस्तान वालों को क्योंकि स्विंग स्टेट्स का नहीं समझ आता, या मैं चाहूंगा ये भी बता दिया जाए कि मोर और लेस जो 50 स्टेट्स हैं उनका क्लियरली डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में होता है, कभी कभी वो भी अपसेट होता है, मगर ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं इनके मुतालिक ये नहीं बताया जा सकता कि ये किस तरफ जाएंगी। ये इसके अंदर एरिजोना आ जाता है, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये 4 स्टेट्स हैं जिसके मुतालिक ये मफरूजा है कि इनमें से अगर कोई ज्यादा 4 भी जीत जाता है तो बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। क्या ऐसा दुरुस्त है? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो डिक्लेयर्ड रिपब्लिकन्स हैं या डिक्लेयर्ड डेमोक्रेट्स हैं वो उसी तरफ वोट करते हैं। अब जैसे मैं टेक्सास में रहता हूँ, ये एक डिक्लेयर्ड रेड स्टेट है, यानी यहाँ से हमेशा रिपब्लिकन जीतते हैं। फ्लोरिडा में यही सूरत हाल है। अगर आप न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया की बात करें, वो डिक्लेयर्ड ब्लू स्टेट्स हैं, यानी वहाँ हमेशा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीतते हैं। जिन स्विंग स्टेट्स का या बैटल ग्राउंड स्टेट्स का आपने तज़किरा किया, यहाँ पर अब जैसे मैं पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूँ, इमिग्रेंट कम्युनिटी का जो रोल है और माइनॉरिटी कम्युनिटीज का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 2016 में अमूमी एक हवा ये थी कि हिलरी क्लिंटन आसानी से जीत जाएंगी, तो इमिग्रेंट्स का जो वोट था उसका नंबर बहुत ज्यादा नहीं था। वो ट्रेडिशनली इतनी ज्यादा तादाद में वोट नहीं करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल की जो सदारत उन्होंने देखी, जिसमें मुस्लिम बैन भी लगा, एक खौफ व हरास की फजा भी रही माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिस तरफ मुसलमान नहीं बल्कि जो स्पेनिश कम्युनिटी है या अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, उनके साथ भी इसी तरह की सूरत हाल थी। तो 2020 में हमने देखा कि वो नंबर स्पाइक किया इमिग्रेंट वोट का। और नाज़रीन को बताने के लिए कि ट्रंप क्योंकि बहुत एंटी इमिग्रेशन उनका एक स्टांस है, तो ख़ास तौर पे साउथ की स्टेट्स में आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि वोट बैंक जो रेड स्टेट्स थी यानी जो रिपब्लिकन स्टेट्स थी उनका कम होता जा रहा है। पहले ही बड़ी स्टेट्स जो कि कैलिफोर्निया जिस तरह की सबसे बड़ी स्टेट्स है इलेक्टोरल वोट के हवाले से, वो पहले ही डेमोक्रेट है। आगे भी क्या ये दुरुस्त है? जी, ये बात दुरुस्त है। और अगर आप 2020 में देखें तो जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और एरिजोना जैसी रियासतें जो हैं, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, वो जो बाइडेन की तरफ गई थी सिर्फ इस इमिग्रेंट कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस की वजह से। क्योंकि एरिजोना में खास तौर पर अब लैटिनो कम्युनिटी बहुत ज्यादा हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे आप जानते हैं वो अपने दौरे सदारत में बार बार ये कहते रहे हैं कि मैं इनको बाहर निकालूंगा, मैं मैक्सिको के साथ दीवार बनाऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन इस दफा जो इमिग्रेंट कम्युनिटी का वोट है उसके अंदर एक स्प्लिट है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह है इकोनॉमी, क्योंकि इन 4 साल में इकोनॉमी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। दूसरी वजह खास तौर पर मुस्लिम वोट जो है इन रियासतों में, उसमें गजा की वजह से एक बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है। आपने पिछले कुछ अरसे में देखा कि अमरीकी तालीमी इदारों में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए, तो जो यंग वोटर है वो भी इस हवाले से तशवीश का शिकार है। और उसमें सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पे रहने वाले गोरे भी उसमें शामिल हैं। तो अगर ये स्प्लिट होती है, और स्प्लिट में आपने जैसे पहले बड़ा सही इशारा किया कि कोई खास फर्क नहीं है इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मौजूदा हुकूमत में जो जो बाइडेन और कमला हैरिस की रही या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के स्टेज से तो बाकायदा नारे लगे कि फिनिश द जॉब, यानी वो इसराइल को उकसा रहे हैं कि आपने जो काम शुरू किया हुआ है उसको खत्म करें। उनके अपने दामाद जो हैं जैरेड कुशनर, वो वहां पर नई बस्तियां बसाना चाहते हैं, वो कंस्ट्रक्शन के कारोबार में हैं। तो बहुत से लोगों से मैं ये सेंटिमेंट सुन रहा हूं कि शायद वो जिल स्टाइन को वोट करें, जो ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो शायद जीत तो नहीं सके, लेकिन ऐसी रियासतों में जहां पर रेस बहुत टाइट हो जाती है वहां पर वो स्पॉइलर का किरदार जरूर अदा कर सकती हैं। 2016 में भी वो उम्मीदवार थी और उनके बारे में कहा जाता है कि जो वोट्स उन्होंने पेंसिल्वेनिया में लिए उसी की वजह से हिलरी क्लिंटन वो रियासत हार गई और सदारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चली गई। डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए इस वक्त मैं समझता हूं एक बड़ा मुश्किल फैसला होगा, बावजूद इसके कि इकोनॉमी की जो भी सूरत हाल रही है। लेकिन जो 4 साल लोगों ने देखे हैं, और खास तौर पर अब वो जिस वेंजियंस का इजहार कर रहे हैं, अगर वो दोबारा इक्तदार में आते हैं
तो मैं नहीं समझता कि जो इमिग्रेंट्स हैं खासतौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएंगे। अगर हमें ट्रेडिशनल पैटर्न नजर आता है तो यकीनन उसका फायदा कमला हैरिस को होगा। अब जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ तो मौजूदा जो सियासत है, लोकल सियासत, वो तो एक स्टेलमेट की तरफ नजर आती है कि 2.5 साल के अंदर पूरा जोर लगा के देख लिया है पीटीआई में, उनका भी जो है कोई हालात नहीं बदल रहे और गवर्नमेंट भी बजिद है कि वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं हुकूमत में रहने के लिए। तो लोगों की, खासतौर पे पीटीआई वालों की उम्मीद लग जाती है कि शायद ट्रंप आएगा और काफी लोग बयान भी देते हैं कि आप देखिएगा यहाँ पे जो ही ट्रंप जीत गया तो यहाँ पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, एक फोन कॉल आएगी और यहाँ हालात बदल जाएंगे। ये जरा हमें जरा वाजे कर दें यहाँ पे। देखिए आमिर साहब, पीटीआई वाले जो है ना वो बड़े मासूम लोग हैं और इस वक्त वो खास तौर पर जिस इब्तला की कैफियत में मुब्तला हैं उसमें मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता। वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा वाली बात होती है, उस तरह उन्होंने उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से लगाई हुई हैं और उन उम्मीदों की वजूहात वो दौरा है इमरान खान साहब का जो हुआ था जब वो वजीर आजम थे, उनको व्हाइट हाउस की सैर कराई गई, बड़ी अच्छी तस्वीर आई और इमरान खान साहब ने वापस पाकिस्तान जाकर कहा कि मैं तो वहां से वर्ल्ड कप जीत आया हूं। अब अगर आप देखें, आपने इससे अपने इब्तदाइये में तस्करा किया था कि अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती है। उस वक्त ये इंस्टीट्यूशनल फैसला था पेंटागन का और स्टेट डिपार्टमेंट का कि हमें फौजों का इनखला करना है अफगानिस्तान से और उसके लिए उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत थी। तो ज़रूरत के वक्त जाहिर है कि फिर मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं उनकी नौइयत फ़र्क हो जाती है। अब इस वक्त अमेरिका का बज़ाहिर कोई इंसेंटिव पाकिस्तान के अंदर या खित्ते के अंदर मौजूद नहीं है जिसके लिए उनको एंगेज करने की ज़रूरत पड़े पाकिस्तानी हुकूमत को, या वो उसे बतौर लेवरेज इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के लिए कोई आप कह लें कि कंसेशन लेने की कोशिश करें। हाँ, अगर हम ये बहस ज़रूर करना चाहें कि जो इनफरादी शख्सियत है अमरीकी सदर की, उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकिंग में, और मैं तकाबली जायजा कर लूं कमला हैरिस का और डोनाल्ड ट्रंप का, तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि कमला हैरिस शायद ज्यादा बेहतर साबित हो सकती हैं अगर इस वजह से कोई रिलीफ मिलना है पीटीआई को या इमरान खान साहब को। और उसकी सबसे बड़ी वजह एक शख्सियत है जिनका नाम है डॉक्टर आसिफ महमूद। वो कैलिफोर्निया की सियासत में बड़े मुतहरिक हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वो वहाँ नॉमिनेशन के लिए प्राइमरीज में इंतखाब भी लड़ चुके हैं। जब कमला हैरिस के साथ जब से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया है, पहले वो अटॉर्नी जनरल रही, फिर वो सेनेटर बनी, फिर वो नायब सदर बनी, वो मुसलसल उनकी टीम में कैलिफोर्निया में शामिल हैं, बड़े करीब उनके साथ वो काम करते हैं। पीटीआई के लिए जितनी लॉबिंग आप पिछले 2 साल में देखते रहे हैं अमेरिका के अंदर, जिसमें आपको कभी कैपिटल हिल पर जो है वो मीटिंग्स नजर आती हैं, कभी आपको खतूत नजर आते हैं जिसको कांग्रेस और सेनेट के मेंबरान ने दस्तखत किया होता है, इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार है डॉक्टर आसिफ महमूद का। सो मेरे ख्याल में तो अगर पीटीआई अपनी उम्मीदें कमला हैरिस की तरफ लगाए तो उनको शायद ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनकी सारी सियासत का महवर बस ऑप्टिक्स है और सोशल मीडिया है, तो वो शायद चीजों को इतनी गहराई तक सोचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा सवाल अभी आप डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि पीटीआई वाले शायद मासूम है, पीटीआई वाले तो मासूम है। अगर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात करें, वो तो बड़ी गहरी नजर रखते हैं ये तमाम मामलात पर, खारजी अमूर के। उनका भी यही ख्याल है कि अगर ट्रंप आ गया तो फिर इमरान खान साहब के लिए कोई बेहतरी हो सकती है। देखिए, इस तरह जो सियासी बयानात है ना, खासतौर पर हमारे सियासतदानों के, उनको एक तनाजुर में रख के देखना जरूरी होता है कि उन सियासतदानों का सियासी किबला आजकल क्या है और वो किस तरफ जो है वो अपना वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से उनको लगता है कि शायद वो अभी तक रेलेवेंट रह सकते हैं। नहीं, तो मैं डॉक्टर साहब माजरत के साथ आपकी बात कर रहा हूँ। मैं उनका, डॉक्टर साहब का, वो क्योंकि ज़ाहिर स्कॉलर भी हैं, प्रोफेसर आपकी तरह रहे हैं, उनका तनाजुर आर्गूमेंट उनका ये था कि इसलिए उनको ये लगता है कि ट्रंप शायद पाकिस्तान के पीटीआई के लिए बेहतर हो कि वो
वो जब आएंगे, जिस तरह उन्होंने पिछली दफा भी वर्चुअली प्रेशर डाल के बहुत ज्यादा यूएई पे सऊदी अरेबिया को राग़िब किया था इसराइल के हक में जाने के लिए, तो इस दफा पाकिस्तान पे भी वो ये प्रेशर डालेंगे। तो यहाँ पे जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होगी कि जो इस वक्त पीटीआई की नहीं है, उसके लिए ये बहुत मुश्किल फैसला होगा और वो अनपॉपुलर फैसला होगा। तो इसलिए जो है इस तरह का कुछ आर्गुमेंट में लगता है कि उनका था कि इन वजूहात की वजह से। देखिए, आपने इसराइल की मिसाल दी। इसराइल अमेरिका का एक लाडला बच्चा है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, इर्रेस्पेक्टिव के कौन सा कैंडिडेट होता है और कौन सी हुकूमत होती है। अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि अमेरिका को पाकिस्तान में या खित्ते में कोई ना कोई ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि फिलहाल मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। क्या इमरान खान साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती महज इस नौइयत की है जो हमें बताया जा रहा है कि उस दोस्ती की खातिर वो पाकिस्तानी हुकूमत को प्रेशर करने पर तैयार हो जाएं और इस ट्रांजैक्शन में कुछ और शामिल ना हो? ये मेरी समझ में नहीं आता। ये दोस्ती तो फिर मोदी साहब की और ट्रंप की भी बड़ी केमिस्ट्री वो है। मगर दूसरी तरफ ये आर्गुमेंट भी लिया जाता है कि जी कैमला हैरिस जो हैं उनकी वालदा चूंकि साउथ इंडिया से हैं तो वो उधर भी एक झुकाव हो सकता है। और चूंकि एशियन कम्युनिटी में, साउथ एशियन कम्युनिटी में सबसे बड़ी आबादी तो इंडिया की भी है, उनका वोट बैंक का भी बताएं वो क्या सोच रहे हैं? वो भी डिवाइडेड है। जी, इंडियंस जो हैं वो पिछले 10 साल के अंदर सबसे बड़ा एशियन ब्लॉक बन चुके हैं अमेरिका के अंदर जो वोटर्स में शामिल हैं। इससे पहले चाइनीज होते थे जो सबसे बड़ा ब्लॉक कहलाए जाते थे, लेकिन अब इंडियंस ने उनको बीट कर दिया है और बड़ी तादाद में वो जो है वो लीन कर रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। और उसकी वजह, जैसे आपने कहा, वो जो ऑप्टिक्स उनको नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के, वो हैं। मोदी साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले दौरा भी किया था अमेरिका का। लेकिन भारत के साथ जो ताल्लुकात की नौइयत है अमेरिका की, उसकी सबसे बड़ी वजह इकॉनमी है। मैं जिस ट्रांजैक्शन की पहले बात कर रहा था, 1.25 अरब लोगों की मार्केट है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका से भारत में ट्रांसफर हो चुकी है। सो जब तक ये इंसेंटिव अमेरिका के लिए रहेगा, उनका झुकाव रहेगा भारत की तरफ। कमला हैरिस की वालदा का आपने तस्करा किया, अगरचे जो रिपब्लिकन कैंपेन है और डोनाल्ड ट्रंप खुद उसको झुठलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इनका कोई एशियन कनेक्शन नहीं है, ये तो हैं ब्लैक हैं और ये तो इंडियन है ही नहीं। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने नायब सदर के उम्मीदवार हैं जेडी वैंस, उनकी अहलिया उषा वैंस जो हैं उनका ताल्लुक भारत से है। तो उसकी वजह यही है कि दोनों कैंपेन्स जो हैं वो एशियन कम्युनिटी को और ख़ास तौर पर इंडियन कम्युनिटी के वोट को बड़ी दिलचस्पी से देख रही हैं और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं। जी, ये इलेक्शन जो पिछले खास तौर पे हुए हैं अमेरिका की तारीख में, मेरा ख्याल वो सिविल वॉर के बाद सबसे बड़ी दरार जो है अमेरिकन कौम के अंदर नज़र आई कि वो एक किस्म का इलेक्शन नहीं था जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन जंग होता है, वो ही जंग ही थी एक किस्म की। तो इस दफा भी वही माहौल नजर आ रहा है। दोनों कैंप्स की तरफ से उनको लग रहा है नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है कि इसके बाद अमेरिका वन वे और अनदर तब्दील होगा। तो पिछली दफा की तरह हमें भी इस तरह क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी हो गए, फिर स्विंग स्टेट के बड़ी लेट रिजल्ट आए, तो इस दफा भी यही उम्मीद कर रहे हैं हम के टीवी के साथ बैठे होंगे, अमेरिका वाले तो बैठे ही होंगे, सारी दुनिया भी बैठी हो देख रही होगी। ऐसे ही सूरत हाल है अभी भी। जी बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो बहुत ज्यादा है और इस वक्त एक नफरत की फजा भी है। उसकी बुनियाद पर इलेक्शन हो रहा है। जो 6 जनवरी 2020 को आपने नज़ारे देखे थे कैपिटल हिल पर, जो एक चढ़ाई की थी रिपब्लिकन हामियों ने, उसके बाद अभी तक उन्होंने दिल से तस्लीम नहीं किया जो बाइडन की सदारत को। उन्हें लगता है कि ये इलेक्शन हमसे चुराया गया है और बड़ी ज्यादती हुई है और अब वो बड़े पुरजोश हैं कि उन्होंने उस ज्यादती को वापस करना है, उसको रिवर्स करना है। लेकिन दूसरी तरफ अभी मैं देख रहा हूं कि अमेरिकी मीडिया के अंदर ये रिपोर्टिंग शुरू हो गई है और उसकी तरफ इशारा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकारीर में बार बार
कि क्या वो इलेक्शन हारने के बाद उन नताइज को मानेंगे या नहीं मानेंगे और उनका लाया अमल क्या होगा। पिछली दफा तो जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे पेंस, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था 6 जनवरी के वाकयात से, लेकिन इस दफा मुझे नहीं लगता कि उनके जो उम्मीदवार हैं जेडी वैंस नायब उम्मीदवार के, वो अपने आप को उनसे अलहदा कर पाएंगे। दूसरी तरफ ये भी हमें याद रखना चाहिए, हमने पहले बात की थी अमरीकी इलेक्शन के मुख्तलिफ होने की, कि यहाँ कोई एक सिस्टम नहीं है जिसके तहत इंतखाबात हो रहे होते हैं। एक दिन जरूर हो रहे होते हैं, लेकिन तमाम रियासतों में वोट कैसे डलेगा, उसकी काउंटिंग कैसे होगी, उसके कवानीन मुख्तलिफ हैं। जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन्स हैं, शहरी इलाके हैं, उनके वोट जल्दी काउंट हो जाते हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं उनके रिजल्ट्स देर से आते हैं। पिछली दफा भी जितने जगहों पर यह इल्जाम लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि वहां इलेक्शन चोरी किया गया है, जितनी पिटिशंस अदालतों तक गई उन या मुतलका फोरम्स तक गई, उनका कोई नतीजा इस तरह से नहीं निकला कि कहीं ये साबित नहीं हो सका कि कोई कोशिश की गई है इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की। लेकिन इस दफा भी ये खतरा बहरहाल मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अपनी तैयारी भी उस तरह से की हुई है कि कोई 6 जनवरी जैसा वाकया दोबारा ना हो। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको क्लियर चाहूँगा कि बहरहाल अमेरिका के इलेक्शन जो होते हैं वो तमाम दुनिया पे उसके असरात होते हैं और हर मुल्क ये देख रहा होता है कि उनको उसके रिजल्ट कैसे, वो उसके मफादात को कैसे असरअंदाज होते हैं। तो क्लियरली जो उनके जो दोनों के मैनिफेस्टो हैं उसमें एक चीज़ तो 2-3 चीज़ें तो वाज़ेह फ़र्क आती हैं आलमी सियासत के हवाले से। एक ये कि यूक्रेन से बैक ऑफ थोड़ा सा, अगर ट्रंप जीते तो वो करेंगे, उनकी रूस की पॉलिसी इनके मुकाबले लेस हॉकिश क्या बल्कि बहुत नरम है और उन पर इल्ज़ाम रहता है कि इनके पुतिन के साथ कोई तल्लुकात हैं। फिर जो है चीन के साथ जो है उनकी बड़ी हार्श हॉकिश पॉलिसी है कि जी अमेरिका की नौकरियां बचाएंगे, और पिछली दफ़ा भी ट्रेड वॉर उन्होंने उसको एक्सेलरेट कर दिया था, जिसके ज़ाहिर है फिर हमारे पे भी असरात आते हैं इंडिया, क्योंकि अमेरिका की और चीन की जब ये ट्रेड वॉर ज़्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम भी फिट इन हो जाते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए मिडल ईस्ट है कि इसमें तनाव तो रहा बाइडेन के दौर में, मगर फिर भी एक रिस्ट्रेंड तनाव रहा। कहीं ना कहीं वो जो तीसरी आलमी जंग सोच रहे थे वो अभी तक नहीं हुई, मगर ट्रंप के होते हुए और जिस तरह आपने कहा कि वो बल्कि ज़्यादा हॉकिश हैं इसराइल के हक में, तो ये कहीं और बढ़ने का खतरा है जंग को। तीनों के मतलब मैं चाहूंगा आप अपने व्यूज दे दें। 3 इश्यूज, यूक्रेन, चाइना एंड मिडिल ईस्ट। देखिए, यूक्रेन पर जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की वो मुख्तलिफ है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से। उन्होंने ये कहा है कि वो इस जंग को बंद करना चाहेंगे और फौजों को वापस बुलाना चाहेंगे। मिडिल ईस्ट के हवाले से थोड़ा सा जब से कमला हैरिस उम्मीदवार बनी है उन्होंने अपने आप को मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से, खास तौर पर जो बाइडन की पॉलिसी से डिस्टेंस करने की कोशिश की है। जब नेतन्याहू हाल ही में अमेरिका आए थे और उन्होंने खिताब किया था कांग्रेस से, उसके बाद भी उन्होंने जो अपनी एक स्टेटमेंट इशू की थी कमला हैरिस ने, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इस जंग के खात्मे की कोशिश करेंगे, हम सीज फायर की कोशिश करेंगे, कैदियों के वापसी की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। क्या वो व्हाइट हाउस में आकर उस पर अमल दरामद करती हैं या नहीं, यह हमें देखना होगा। मैं कोई इतना ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। आपको याद होगा बराक ओबामा ने भी उम्मीदवार जब वो पहली दफा बने उन्होंने कहा था कि मैं ग्वांटानामो जेल को बंद कर दूंगा, अफगानिस्तान से फौजें वापस बुला लूंगा, लेकिन 8 साल वो व्हाइट हाउस में रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। फिर इसके बाद अगर आप चाइना को देखें तो चाइना और जो रूस की इक्वेशन है वो बड़ी दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप बात तो करते हैं कि वो यूक्रेन के साथ जंग खत्म कराएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ज्यादा जारहाना मिजाज रखते हैं चीन के निस्बत, चीन की तरफ। तो अगर वो उस ब्लॉक में शामिल है तो कैसे वो रूस को अलहदा कर पाएंगे जब वो चीन के साथ इस तरह हॉकिश तरीके से डील कर रहे होंगे। लेकिन इन तमाम जंगों का, इन तमाम तनाज़ात का बराह रास्त ताल्लुक इस वक्त अमेरिकन इकॉनमी से है। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो सोच है, खास तौर पर पोटेंशियल वोटर्स की अक्रॉस द आयल दोनों तरफ, चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो,
वो इस वक्त ये चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है उसको कोई रिजेक्ट किया जाए, उसके अंदर कोई हरकत पैदा की जाए, और वो महंगाई जो कोविड के बाद से मुसलसल उनको सामना करना पड़ रहा है उसमें कोई तब्दीली आए। दोनों उम्मीदवारान ने कोई बज़ाहिर कोई पुख्ता पॉलिसी नहीं दी है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद क्या करेंगे। डॉक्टर साहब मैं अगर इसको समअप कर सकूं कि जो भी सदर आएगा उसका पहला फोकस इंटरनल और इकोनॉमी होगा। फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जो है होराइजन पर कहीं दूर दूर तक नहीं है। जी बिल्कुल, मगर मैं चाहूंगा क्विकली, हालांकि आसान जवाब, सेफ जवाब, और आप बड़ी सेफ किस्म के एनालिस्ट हैं कि चूंकि चुनाचे इफ्स एंड बट्स के बगैर के कांटेदार मुकाबला तो है ही है, मगर गट फीलिंग क्या है आपकी कि हम कह सके कि डॉक्टर अवैस सलीम ने हमारे प्रोग्राम में ये कह दिया था कि ये जीतेगा? देखिए, सब कह रहे हैं कि 50-50 है, लेकिन अगर मुझे 51-49 करना पड़े और ये कहना पड़े कि कौन सा कैंडिडेट सरप्राइज कर सकता है, तो मैं कमला हैरिस का नाम लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, ये क्लिप संभाल के हम रखेंगे अगर वो जीत गई तो। हाँ बिल्कुल, कल तक के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए।